राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। प्रश्न वही है, दोषी कोई हो, इस सरकार का विषय है, देखे दोषी कौन है, लेकिन न्याय त्वरित होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए। अगर कुछ लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है, कुछ बड़े चेहरों की लग रहा है कि वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी में हिचक क्यों? उनकी गिरफ्तारी करिए, लेकिन बंगाल को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आर के मिश्रा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आर के मिश्रा साहब का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। निर्मल कौर जी हैं, पूर्व डीजीपी, निर्मल जी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक जी का बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत। मनीष गुप्ता, आपसे बात शुरू करूंगा। जनता को लगा कि हमने वोट दे दिया, इतना वोट दे दिया कि झोली में ना समाए, और उसके बाद भी ये स्थिति बढ़ना, बजट पास करना और लाल बत्ती गाड़ी में घूमना और पेस्ट्री वगैरह, काजू वगैरह मीटिंग्स में खाना, इतने भर के लिए तो बहुत छोटा बहुमत चाहिए होता है सरकार के लिए। नहीं, टेंडर करने के लिए तो छोटी बहुमत की सरकार होती है। ये वैसी सरकार तो नहीं बनाई जनता ने, वैसे वोट तो दिया नहीं। फिर भी अगर यही स्थिति है, बंगाल झुलस रहा है उसी राजनीतिक हिंसा में, तो जिम्मेदारी किसकी ठहराएं? अभी सर स्थिति ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ नहीं है, उसकी एक फीलिंग आई है। जो वहां वर्तमान प्रशासन है उसको ये मैसेज ममता बनर्जी द्वारा दिया गया कि मैंने अभी सरेंडर नहीं किया, मैं कुछ भी कर सकती हूं और देश की राजनीति में कुछ भी संभव है। ये मैसेज लोगों ने हाथ ढीले किए हैं और ये एक्सपेक्टेड है। ममता बनर्जी ये बता देना चाहती है कि बीजेपी, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार में नहीं है, ये बंगाल है। यहाँ इतनी मुश्किलें पैदा कर दूंगी कि याद रखोगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मेरे ख्याल आपने किसी डिबेट में चर्चा की थी कि बंगाल में जो सीटें कांग्रेस ने जीती है और खासकर मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, वो सारे वही सीटें हैं जो बॉर्डर की सीटें हैं। यानी हमारे 2500 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में जो बांग्लादेश और बंगाल का मिलता है, उसमें मेजर एरिया वो है जहां पे टीएमसी जीती है। तो आप समझिए इसके क्या मायने निकलते हैं। ठीक है, अभी जो है इससे आगे भी होने चाहिए। ठीक है मनीष जी, अभी रुकना होगा। मनीष जी ने जो बात की उसमें दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं, फिर आलोक पांडे के पास जाऊंगा। अव्वल तो ये समझ लीजिए कि आज विधानसभा विसर्जित हो गई। ठीक, सब लोग हिंदी में समझ लो, नहीं तो इसमें भटकते रहोगे। आज विधानसभा विसर्जित हो गई, ना मुख्यमंत्री बचे, ना सरकार बची, ना विधायक बचे, सब भूतपूर्व हो गए। इस्तीफा दें नहीं दें उससे कोई मतलब नहीं कि ममता जी ने मैसेज दे दिया कि मैं कुछ भी कर, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। ओके, संवैधानिक तौर पर सत्ता आ गई गवर्नर के पास। गवर्नर का मतलब केंद्र सरकार के पास सत्ता आ गई एज ऑफ नाउ। सत्ता, शासन कभी भी अनुपस्थित नहीं रहता मनीष जी, हमेशा ध्यान रखो। बारिश हो तो और आग लगे तो, विस्फोट हो तो और सत्यनारायण कथा हो तो, शासन हमेशा रहता है, निरंतरता में रहता है। ये बात समझ लो सब लोग। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता बोले गुड्डू आए नहीं और पप्पू चले गए तो खाली है घर, ऐसा नहीं होता ना। निर्मल जी के पास आऊंगा तो वो बताएंगी।
और कल ही चुनावी आचार संहिता हट गई। सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता है बंगाल के, बाकी सारे राज्यों में हट गई, बाकी पूरे बंगाल में हट गई। इसलिए अब ज्ञानेश कुमार का भी कोई लेना देना नहीं कि हम उनसे पूछे, नहीं तो उनसे पूछ लेते। ये गोल गोल बात ठीक नहीं है। जनादेश मांगा है तो कंधा मजबूत रखिए, आएंगे, देखेंगे, करेंगे, अभी तो हम आए नहीं हैं, अभी तो हम कपड़े प्रेस करा रहे हैं, फिर आएंगे, ये सब थोड़ी चलेगा भैया। अगर यही करना है, आदमी को मरना है, तो फिर बदलाव किस लिए? ये प्रश्न बड़ा है। आलोक पांडे जी, मूल प्रश्न वही, ममता बनर्जी की गलती है, वो क्या कर सकती हैं आपको पता नहीं। वो बॉर्डर के पास से जीती, बॉर्डर के दाएं से जीती, बॉर्डर के बाएं से जीती, मालदा में जीती, मुर्शिदाबाद, इन सब बातों कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ है? ये और चुटकुला बराबर। सबको पता है इन बात का क्या मतलब, लेकिन जिनको जिम्मेदारी है, जिनके पास, बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मुख्यमंत्री नहीं होता, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर पावर होल्ड करता है। फिर ऐसा कैसे हो रहा है? क्या ये कह के छोड़ देंगे भाई ममता बनर्जी बहुत विचित्र है, आप जान लो, अब तो कम से कम 6 महीने तो वो बवाल करेंगी, क्या ऐसा कह के छोड़ दें? आलोक पांडे, सर ममता बनर्जी को तो बहुत दिनों से छोड़ा ही जा रहा है। उन्होंने संविधान को तो बहुत लंबे समय से धत्ता बता रही है। भारत की सरकार ने राष्ट्रीय शासन नहीं लगाया, मैं मानता हूँ वही गलती थी भारत सरकार की। उस समय उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, भारत सरकार ने नहीं किया। आज जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है और फिर भी अगर भारत की सरकार और बंगाल की होने वाली सरकार अगर फिर भी उपद्रवियों को नियंत्रित नहीं कर पा रही, तो गलती फिर भारत सरकार की है और भारतीय जनता पार्टी की है। आप समझिए, भारत का जब नया पार्लियामेंट बना हुआ है, दंड रखा मोदी जी ने, तो मैं समझता था दंड इसलिए रखा गया है कि विधि का शासन भारत के हर कोने पर होगा, और अगर विधि का शासन बंगाल में नहीं लागू हो पा रहा तो जिम्मेदारी एक जीती हुई पार्टी की है। अगर उनके संभावित होने वाले मुख्यमंत्री के पीए की हत्या हो जाती है तो बंगाल ने जनमत किस बात के लिए दिया था? इसी हत्याओं के लिए। मैं उस पहले दिन से चिंता जता रहा हूं जिस दिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मात्रा में जीती। मैं संभावित हिंसा उस दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अत्यधिक बड़ी जिम्मेदारी है। अरे 2.5 लाख नहीं, 10 लाख आप और सोल्जर उतार दीजिए ना, क्या दिक्कत है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आप चुनाव जीत गए, उसके बाद अगर उपद्रवी तत्व आपको चुनौती देते हैं तो उनको मकबूल जवाब अगर नहीं मिलता तो विधि के शासन की बात कहना भारत में फिर बहुत कठिन हो जाएगी। बंगाल की जनता ने विधि के शासन के लिए वोट दिया 93% लोगों ने। तो अगर विधि का शासन भारतीय जनता पार्टी स्थापित करने में 24 घंटे भी असफल है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने चिंतन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ठीक है आलोक बाबू, ठीक है, मैं निर्मल जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूंगा कि जब ये जनादेश मांगा जा रहा था, मैं अपना नपना बराबर रखता हूं। तृणमूल हो, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, लोक दल हो, मुझे थोड़ी चुनाव लड़ना। तो अमित शाह जी ने कहा था, जिनकी बात पर भरोसा करके वोट किया लोगों ने, उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को दोपहर बाद से उल्टा लटका के सीधा कर देंगे एक एक अपराधी को। आज तो 7 तारीख है, सीने में गोली मार रहे हैं, एक एक शरीर में 10-10 गोली उतार रहे हैं। क्या नहीं कहा गया था कि हम उल्टा लटका के सीधा कर देंगे? फिर ये नौजवान कैसे मर गया? 7 लोग मर चुके अब तक इसी चुनाव परिणाम के बाद। निर्मल कौर जी, जब ऐसी स्थिति होती है कि एक सरकार जनादेश के विपरीत आने के कारण गई, दूसरी ओथ नहीं ले पाई, उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, थोड़ा हमको बताइए। देखिए, जनरली जब इस्तीफा दिया जाता है तो राज्यपाल ही आदेश करते हैं उनको, चीफ मिनिस्टर को, कि अगली सरकार के शपथ ग्रहण तक आप प्रभार में रहें। यहाँ इस्तीफा तो दिया नहीं गया, तो स्वतः जो तिथि समाप्त हुई उसके साथ ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया क्योंकि राज्यपाल महोदय ने कोई जिम्मेवारी उनको अगली शपथ ग्रहण तक के लिए नहीं दी, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक बहुत ही असहयोगात्मक रवैया अपनाया, संवैधानिक परंपराओं का परिपालन नहीं किया।
तो स्वतः आज राज्यपाल ही प्रभार में है। और ये जो घटना हुई है ये मतलब बहुत दुखद तो जरूर है। आज 10 बजे जब वो काम खत्म करके लौट रहे हैं, वहाँ मध्य ग्राम में घर के पास करीबन घर से 200-400 गज आसपास है, और वहीं पर उन पर गोली चलाई गई। बहुत ही एक प्री मेडिटेटेड तरीके में, पर संभवतः चोरी की गाड़ी रही होगी, झूठी नंबर प्लेट थी, और बहुत कुछ सीसीटीवी भी बहुत खराब थे। बट एक दो जो बाकी है उनसे तो कुछ पता लगेगा ही। पुलिस तो अपना अनुसंधान करेगी, पर यह भी जान लेना कि मात्र क्योंकि बहुमत मिल गया तो सब समस्याएं सुधर गई। ये कितने दशकों का गुंडा राज है, एक दिन में कैसे खत्म हो जाएगा। हम तो पहले भी जब जाते थे, हम तो बहुत साल रहे बंगाल। पिछली 2021 के चुनाव के बाद भी जो हिस्सा हुई उसमें काफी समय कोविड का समय था, फिर भी काफी स्टडी ग्रुप में मैं भी उसका भाग थी, काफी लगाया गया। भयानक वहां हिंसाएं हुई थी, भयानक। वो इस तरह से हेडलाइन नहीं हिट कर पाई थी क्योंकि उस समय माहौल दूसरा था, यहाँ तक नहीं आ पाई, वो राष्ट्रीय टीवी तक उतना नहीं आ पाई, नेशनल मीडिया तक। पर बूढ़े लोगों के रेप किए गए, बहुत लोगों को मारा गया, बुरी तरह मारा गया। उनके रास्ते पुल, वहाँ जो बस्तियों में पुल जाते थे उनको उड़ा लिया, उनके आधार कार्ड छीन लिए, उनकी दुकानों में लूटपाट की। मतलब इतने भयानक स्तर पर वो हिंसाएं हुई, उनके व्यापार, रोजगार, नागरिकता सब छीन ली गई, जिनको भी जरा सा पाया गया कि बीजेपी सपोर्टर है। उस समय भी जिस बूथ में बीजेपी जीती थी, बूथ पे माइंड यू, नॉट उसमें, उस बूथ पे सामूहिक फाइन लगाया गया था। तो ये गुंडाराज आज की चीज नहीं है। न्यू मार्केट देखिए, हम लोग पहले जाते थे न्यू मार्केट, अब पूरा एक ऐसा लगता है बांग्लादेश की कोई मार्केट है। वहां पे फल वाला जो रेडी लगाता है, आप अगर लगातार देखेंगे 7 दिन एक आदमी वहां फल वाला रेडी लगाता है, मर्डर करता है, चला जाता है बांग्लादेश, फिर चला आता है 3-4, आप देखिएगा कुछ दिन तो कोई दूसरा आदमी रेडी पे रहेगा जो फल का जो ठेला लगाएगा। इस तरह जो ठेले वालों के भी आप देखिए, ठेले वाले कम और क्रिमिनल ज्यादा है वहां पे। क्रिमिनल और ये जो जिसे कहते हैं राजनीतिक माफिया, ये हमारे देश में खूब है। मतलब एक माफिया स्टाइल ऑपरेशन, डराने धमकाने का, टेरर फैलाने का, दहशत फैलाने का, अपनी बात मनवाने का। और स्वयं अभिषेक बनर्जी ने तो कहा ही था कि 4 तारीख के बाद तुम्हारा बाप तुमको बचाएगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने बहुत ही हल्की भाषा में दिया था, जो कि ठीक नहीं था। पर यह है कि अगर ये बहुत ही दुखद घटना है, पर ये इस तरफ भी इशारा करती है कि अगर हम समझते हैं कि मात्र बहुमत पाने से या एक बहुत अच्छा बहुमत पाने से सब समस्याओं का समाधान तो अब शुरू हो रहा है। ये तो आज की समस्या थोड़ी है। आप देखिए, ये तो 150, मैं तो कहूंगी कि जब से शासन गया 1911 में, जब दिल्ली दरबार, कलकत्ता से सरकार जब दिल्ली गई, आप समझिए तभी से करीब ये समस्याएं शुरू है। और पिछले तो कई पहले सीपीएम के गुंडों ने 50 वर्ष तो मान ही लीजिए, आजादी के बाद 50 वर्ष तो मान ही लीजिए एनआरकी के, अत्याचार के, हिंसा के बंगाल में। जी बिल्कुल, 34-34 साल लेफ्ट का, 15 साल ममता का, जोड़ दीजिए 50 साल हो गए, आधी सदी। बिल्कुल ठीक कहा निर्मल जी ने। तो ये अशोक यादव जी, खाता ना वही जो अखिलेश जी कहें वही सही, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सबका काम खुद करके बता दिया। वहाँ कलकत्ता जाते कि दीदी आप हारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप नहीं हारी। मुझे लग रहा है दीदी ने भी नोट कर लिया होगा कि हमको भी लखनऊ जाना पड़ेगा ये कहने के लिए कि आप हारे नहीं हो। अगर वैसी परिस्थिति बनी, भाई तो फिर रिश्ता तो निभाने पड़ता है। आप हमारे यहाँ 11 रुपया लिखा गए न्यूनतम, तो हमें भी तो जाके 11 लिखाने पड़ेंगे। ये एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा, ऐसा फतवा कैसे जारी हो सकता है आप हारे नहीं? इसका फैसला उत्तर प्रदेश की कोई क्षेत्रीय पार्टी करेगी कि बंगाल में कौन जीता कौन हारा? तब फिर तो अखिलेश जी का फैसला ममता जी आके कर देंगी। तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊं, तू मुझे पंत कहे, मैं तुझे निराला कहूं। नहीं अशोक जी, यहां तक समझ में आता, अखिलेश जी जाते कहते ममता जी आप योद्धा हैं, आपने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, हम आपके साथ हैं, आप फिर आएंगी, वहां तक तो बात समझ में आती। बोले जी ना जनादेश ठेंगे पे, बोले आप हारी नहीं। लो अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो नैसर्गिक हार है या भाजपा की जो जीत है वो नैसर्गिक नहीं है। ममता दीदी की जो हार है वो नैसर्गिक हार नहीं है, ये पूरा देश जानता है, भाजपा को छोड़ के पूरा देश जानता है इस बात को। एक मासूम सब पूरा बस एक छोटा सवाल है, पूरी बात है ना, बस आगे दिमाग में निकल जाएगा, मैं कागज पे नोट करता नहीं। आप मुझे ऐसी बात बता दो कि भाई जिस दिन से सपा बनी उसके बाद से भाजपा की किसी जीत को आपने नैसर्गिक माना हो, राइट फ्रॉम मुलायम सिंह जी टू अखिलेश जी? मुझे बता दो भाई, इस चुनाव में देखो हमने अग्निहोत्री जी कहा था ये नैसर्गिक है। आप मुझे एक बता दो
जब से आपका जन्म हुआ आपकी पार्टी का, तब से एक चुनाव बता दो जिसमें आपने बड़ा दिल दिखाया और कहा नहीं ये तो भाई भाजपा के हक में फैसला गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, जिसकी जैसी फितरत होती है वो काम करने के लिए लगातार प्रयास करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत यही है कि लोकतंत्र को लूटना, संविधान को कुचलना। तो जितना वो कुचल सकती है, जितना लूट सकती है, उतना लूटती है। तो इसमें कहाँ उसको सर्टिफिकेट देने, भाई जो जिसका काम है वो तो अपना काम करेगा ना। अब चोर का काम है चोरी करना, तो उसको हम ईमानदारी सर्टिफिकेट दे दें कि तुम बहुत ईमानदार, उस दौर में तुम बहुत ईमानदार थे, अब नए चोर बने। नहीं हो, जो जिसका प्रवृत्ति है वैसी रहेगी। और अखिलेश जी ने जो कहा, हमारे राशिद जी ने, वो ममता दीदी के लिए वो बिल्कुल सही कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ही में रखो, मन ही में रखो। ऐसा तो नहीं कि ममता जी के उनके, मैं सीधी चिंता है कि ममता जी का आजकल इस वक्त गर्मी भी ज्यादा है, उनको सदमा भी बड़ा लगा। ऐसा ना अखिलेश जी के कहने के बाद वो चप्पल अप्पल पहन के मुख्यमंत्री ऑफिस निकल ले कि मैं लाओ फाइल ही साइन कर दूं। अखिलेश जी ने कह दिया हम तो मारे नहीं। ऐसा मजाक ना किया करो, बड़ी बूढ़ी है नहीं। जब सदमा लगा हो, घर में गमी हो, तो बड़े बूढ़ों से मजाक नहीं करना चाहिए अखिलेश जी को। अमिताभ जी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बड़ी बूढ़ी। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। 71 वर्षीय ममता बनर्जी बूढ़ी भी हैं और बड़ी भी हैं और मुख्यमंत्री भी रही हैं। लेकिन उन्होंने जो 2 दिन पहले एक बयान दिया कि भाजपा के लोगों ने उनके पेट पे लात मारी, उनके पीठ पे लात मारी। मुकदमा क्यों नहीं कराना ना? ये झूठ है। झूठ इसलिए सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेट प्लस सिक्योरिटी कवरेज के अधीन, मजाक कर रहे हो यार। आपको कोई आजमगढ़ में नहीं मार सकता, उनको कैसे मार देंगे वहां? गजब बात कर रहे हो अशोक भाई। अच्छा मुकदमा नहीं लिखाया, इतनी गौतम बुद्ध की अनुयायी ममता बनर्जी कब से हो गई? आपसे ज्यादा हम जानते हैं उनको। वो तो कलेश काट देती, इतना हाहाकार होता कि दुनिया भर में बड़ी खबर होती। मनीष जी मेरे ख्याल से आप नींद ले लो, एक नहीं लग रहा आपको बहुत जमुआई आ रही, नींद ले लो, वही ज्यादा अच्छा। अशोक यादव मैं समझ ही नहीं पा रहा। 3 दिन बाद उनको नहीं यार, रुको भाई, उनको 3 दिन बाद ये बात बताने को लगी कि मेरी कमर में लात मारी थी। यार झूठ का कोई लिमिट रखोगे आप लोग के नहीं? सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर हमला हो जाए और 3 दिन बाद चीफ मिनिस्टर ही बोलेगा बस, और कोई नहीं बोलेगा। प्रणाम आपको अशोक जी। मोदी जी जो बोले वो सही, और विपक्ष का कोई नेता बोले तो वो झूठ। नहीं झूठ तो झूठ ही रहेगा। झूठ को सच कैसे गजब पैमाना है? नहीं झूठ को सच कैसे? जो अमित शाह जी बोले वो हरिचंद, जो विपक्ष के नेता बोले वो झूठ है। इसलिए हम बता दे रहे अशोक जी। सिटिंग विधायक कहीं कूदा, एक से सुन लो, सिटिंग विधायक कहीं कूद, मैं वंस फॉर ऑल क्लियर कर दूंगा, सिटिंग विधायक कहीं कूटा जाएगा तो 1 सेकंड लेट नहीं हो सकती खबर। क्या वो भी रिपोर्ट लिखाएगा और बवाल भी मचेगा। ठीक, ममता बनर्जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेट प्लस सिक्योरिटी के अधीन थी। अभी निर्मल जी से पूछूंगा कि जेट प्लस सिक्योरिटी में कितनी फोर्स उनके साथ रहती है चीफ मिनिस्टर के। ठीक, और उसके बाद उनके पेट में, कमर में लाते मारते रहे लोग, और ममता जी उसके बाद घर जाके सो गई लाते खाके। यार ममता जी के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार तो ना करो। उनको फाइटर भी बता रहे हो और बोले वो लाते खा के चुपचाप सो गई, जाके घर गई, हल्दी वाला दूध पिया, सो गई लात खा के। यही कह रहे हो ना? देखिए ऐसा है, सुनिए अमिताभ जी, एक बुजुर्ग महिला को और नारी सम्मान का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमानित किया, और आप कह रहे हैं कि लात खा के सो गई। मतलब गजब है भाई। एक बुजुर्ग महिला है, ब्राह्मण तो एफआईआर, अरे ब्राह्मण नहीं, हम कह रहे वो यादव हो तो इससे क्या फर्क है? उसके बाद अरे ब्राह्मण नहीं यादव हो तो क्या उससे कुछ कद बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? भाजपा के लोग ना अशोक जी, ना भाजपा के लोग नारा लगाए अशोक जी, नारी सम्मान के लिए भाजपा मैदान। अशोक जी, वो ब्राह्मण हो, वो दलित हो, वो यादव हो, इससे कोई ये इंची टेप से कद घट बढ़ जाएगा क्या? ये हम डबल नमस्ते करने लगेंगे, बोले ना ये ब्राह्मण है इन्हें डबल करो, ये यादव है इन्हें ट्रिपल नमस्ते करो, और ये दलित है इनको बिल्कुल साष्टांग करो। ऐसा तो नहीं होगा ना यार, इंसान है ना। मैंने मूल सवाल उठाया था किसी देश के, निर्मल जी के पास एक बार फिर चलूंगा, फिर आर के मिश्रा आपको बताऊंगा। निर्मल जी, क्या ऐसा संभव है जहां 85 लोगों की उपस्थिति है, काउंटिंग सेंटर पर फ्लड लाइट्स लगी है, कोई कोना अंधेरा नहीं, सैकड़ों सीसीटीवी लगे हैं, वहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लातों से मारा गया और वो घर जाके सो गई?
3 दिन बाद उनको याद आया, अरे भाई गुड्डू मेरे लात लगी थी, बोले हाँ लगी थी बुआ, बोले आओ जरा बता दे लोगों को। ऐसा होता क्या जनरल जी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बचकानी सी बात है, और ये मतलब एक बहुत बनाई हुई बात है। आपको पता है नाटक तो पहले भी होता रहा, एक बार वो खूब प्लास्टर वगैरह लगा के चली आई थी पिछले, और बाद में पता लगा कुछ हुआ ही नहीं था, और उन्होंने ढेर प्लास्टर नाटक बांध करने लिया लगी, था। फिर नाटक करने लगी। अब हार, वो कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, हार गए तो ग्रेसफुली उसको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, जनता ने किसी और को वोट दिया है। जैसे हमने 15 साल शासन करके दिखा दी अपनी औकात, ऐसे किसी और को भी दिखाने का मौका दीजिए क्या उनकी काबिलियत है। जनतंत्र में ये तो होता ही है, एक पार्टी जाती है दूसरी आती है, दूसरी कोई और जाता है कोई और आता है, ये तो सत्ता में चलता ही रहता है, और सबको अपने अपने हिसाब से सरकार चलानी है अपनी नीतियों के हिसाब से। पर उसके लिए ये नहीं निर्मल जी, मैं एक स्पेसिफिक निर्मल जी एक मिनट थ्योरी नहीं, मैं आपसे प्रैक्टिकल, आप चूंकि डीजीपी रही, मैं वो जानना चाहता हूँ क्या जितने सिक्योरिटी के अमले में कॉन्वॉय में चीफ मिनिस्टर रहता है, ऐसा संभव है कि उसको फिजिकली कोई लातों से मार ले? बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। मतलब अविश्वसनीय और बिल्कुल ही मनगढ़ंत बात की भी मतलब विश्वसनीयता को भी ये एकदम कुछ अजीब सी बात है, मतलब बेसिर पैर की बात है। ठीक, बिल्कुल अविश्वसनीय बात है। आर.के. मिश्रा जी, अभिषेक बनर्जी ने कहा था अमित शाह के लिए, छोटे आदमी के लिए नहीं, अमित शाह जी के लिए कहा था कि अमित शाह अगर अपने बाप की औलाद हो तो 4 तारीख को 12 बजे बंगाल में मिलना, तो बताऊंगा। क्या गिरफ्तारी के लिए इतना पर्याप्त नहीं था? आप गुलगुला खा के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको किस लिए वोट दिया? भाषण सुनने के लिए तो वोट नहीं दिया, भाषण तो चुनाव में सुन लिया। गोल गोल ऐसे ऐसे करके भाषण देने के लिए तो वोट नहीं दिया, ऐसे ऐसे करके से तो वोट नहीं दिया, वोट दिया निर्णय के लिए। मैंने वहीं से सवाल उठाया, छोड़ो छोटे आदमी को, भारत के गृह मंत्री को अभद्र भाषा में ऐसी खुली धमकी दी गई, इतना विषय गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त क्यों नहीं था मिश्रा जी? अभिषेक बनर्जी की क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? आप लोग कोई गंगा घाट पर वो भजन कीर्तन करने वाली मंडली हो क्या? ये शासन चलाना है मिश्रा जी? देखिए अमिताभ जी, ये बात सही आप कह रहे हैं, जो कि ये जो धमकी थी इसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि जो सरकार अभी बनी नहीं है और सरकार, यार आप तो और भी गजब आदमी हो, गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है ना? आप लोग क्या पढ़े हो, कौन सा संविधान पढ़े हो यार? सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, ये सही बात है, जो कि जिस तरह से हमने इतिहास देखा है, खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर, ये जरूर है जो कि आज अगर हम इस बात की, अगर जैसे अभी ममता जी कह रही थी जो कि हमें काउंटिंग सेंटर में लात मारा गया था, अब ये झूठ या सच, ये तो चलिए कि मतलब किस तरीके से हम इसको लें, लेकिन आने वाला समय आप देखेंगे जो काफी बदलाव भरा रहेगा। और मुझे लगता है जो कि अभिषेक बनर्जी ही नहीं, अभिषेक बनर्जी का जो भी कुनबा होगा वो इस तरह की अगर बातें करेगा तो उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। फ्यूचर टेंस की बात ना करो भैया, फ्यूचर टेंस की बात ना करो, पास्ट टेंस पर जिम्मेदारी जो आपकी थी वो नहीं निभा पाए, उस पर स्पष्टीकरण दो, और वर्तमान में क्या कर रहे हो वो बताओ। फ्यूचर टेंस में नहीं कि 9 मन तेल होगा फिर आधा नाचेगी, छोड़ दो, हम देख लेंगे जब वो दिन आएगा। अभी बताओ जो कर सकते थे वो क्यों नहीं किया मिश्रा जी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अभी काफी अभी जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आया और 7 तारीख आज है, तो मुझे लगता है जो कि अभी थोड़ा सा हमें इंतजार कर लेना चाहिए। खास करके ये जनादेश का जो सम्मान है वो कम से कम हमने जिस कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर में आए और जिस जो जनादेश हमें मिला है उसका सम्मान करते हुए कहीं ना कहीं हम भी कानूनी दायरे में रह करके उसके ऊपर में जो भी क्रिया है उसके ऊपर में हम एक्शन लेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हमने ये कहा है क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर में धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो गई थी, सामाजिक स्वतंत्रता खत्म हो गई थी, उसको कहीं ना कहीं हम उस विश्वास को फिर वापस लाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा को लेकर के हो। मिश्रा जी अब ये मंच नहीं है चुनाव का, चुनाव निपट गए। हम वैकुंठ को नीचे लाएंगे, हम स्वर्ग को नीचे लाएंगे, अब इन बातों को मतलब है? अंधा तब पतियाई जब कौड़ी भर पाए, करके दिखाओ यार।
फ्यूचर टेंस में बोले जा रहे हो, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। अभी रुको मनीष बाबू जी। सम्मान करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी जैसे गुंडागर्दी, आज जैसे हमने कल रात की ही घटना है, जिस तरह से चंद्रनाथ जी का वहां पर हत्या हुआ और सुनियोजित तरीके से हुआ, कहीं ना कहीं हमें लगता है क्योंकि जांच का ये विषय है और जांच को आगे आने दीजिए, जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले भी जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर में किया, और ये 50 सालों से जिस अराजकता की हम लोग बात कर रहे थे, आज वो जन आशीर्वाद के माध्यम से जिस तरह से भाजपा को मिला, हम भी उसी पर खड़े उतरेंगे, इस अपेक्षा पर खड़े उतरेंगे, जो अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात है, लॉ एंड ऑर्डर को भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मिश्रा जी, कर लोगे अच्छी बात, और नहीं करोगे तो माथे पर जो टीका लगा है ये मिट जाएगा। क्या? लिख लो मेरी बात, आपके पास कलम है, लिख लो, काउंटर ना करो, लिख लो, ठीक ना? मिट जाएगा टीका जो लगाए हो, ये विजय का टीका। 29 में फिर इम्तिहान है बांग्लादेश में, है ना, बंगाल में, समझ गए ना आप? अगर सरकार वैसी नहीं चली जिसके लिए जनादेश आया है, और गोल गोल जलेबी आपने बनाई और दही के साथ खाई, तो 29 में आपके लिए संकट होगा। ये मेरी भविष्यवाणी लिख लो, बहुत दूर नहीं है, छमाही इम्तिहान है अभी आगे ही। ऐसा थोड़ी कि 5 साल मौज लेते रहेंगे उसके बाद इम्तिहान आएगा ना। ये मैं पूछ रहा हूं कि मनीष जी, आज आप कहां, कहीं दूर से आए हो, चल के क्या कर रहे हो यार? आप लगातार सोए जा रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ संकट में हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है, तबियत का ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ नहीं, मुझे लगा तबियत में कुछ गड़बड़ है क्या? चलो खैर, मेरा प्रश्न फिर वही, गोल गोल बातें नहीं। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भारत के गृह मंत्री को सीधी धमकी देने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या ग्राम प्रधान को धमकी देने पर गिरफ्तारी होगी? क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी के लिए तो मुख्यमंत्री और शपथ जरूरत नहीं है। सिस्टम हमेशा काम करता, शासन तो हमेशा रहता है, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? और गिरफ्तारी पे मुख्यमंत्री तो आदेश करता नहीं है। मनीष गुप्ता, मैं तो पिन पॉइंटेड बात पूछता हूं, दुनिया कहानी मेरी रुचि नहीं जी। मैं एक बात को रिपीट करना चाहूंगा, अभी पावर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, शासन है, व्यवस्था बनी है, लेकिन अभी जब नया, देखिए आपकी जानकारी गलत है, आपकी जानकारी गलत है, हो सकता है नींद के कारण थोड़ा आपका भ्रम हो रहा हो। नहीं, अरे रुको भाई, आपकी जानकारी गलत है। आप शक्ति सुनिए, आपकी जानकारी गलत है। गवर्नर के पास इस वक्त शासन है, गवर्नर का मतलब होता है भारत का गृह मंत्रालय। आप हमको समझा रहे हो कि अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। कहने का मौका दे, एक मौका दीजिए। मेरा कहना ये है कि वहां जो पावर के पास है वो डिसीजन नहीं ले रही है, डिसीजन लेने का काम तो न्यूली इलेक्ट सरकार है वो करेगी, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की बात है। तो इसीलिए इतना एक्शन नहीं है कि एक्शन सरकार जब फॉर्म होगी उसका इमीडिएट एक्शन होगा, इतना तेज एक्शन होगा कि इसकी गूंज पूरे देश में आएगी। मैं आपको बतौर भाजपा का नेता नहीं हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट जनता का व्यक्ति हूं, वो कह रहा हूं इतना तगड़ा एक्शन लिया जाएगा कि ये मुद्दे याद रखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो, ठीक है मनीष जी अभी रुकना, आप ये कह रहे हो 10 20 50 मर जाए, थोड़ा ठंड रखो, पहले शपथ होने दो, माला आला पहनने दो, थोड़ा डिस्को फिस्को हो जाए, थोड़ा फोटो शोटो विज्ञापन शिज्ञापन, उसके बाद देखेंगे कौन जिंदा कौन मरा, फिर कड़ा दंड देंगे, ये कह रहे हो ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है, जनता भी सुन रही कि आप कितने उद्भट विद्वान हैं। आलोक पांडे, फिर मेरा वही प्रश्न, गवर्नर वही पावर्स में फिर स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कई बार प्रवक्ताओं के पास उतना समय नहीं होता कि वो जाने कि भारत की शासन व्यवस्था क्या उसका रूप स्वरूप है, वो तो अपने नेता के जिंदाबाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनको कहाँ इतना समय कि पढ़ें। गवर्नर वही सारी शक्तियाँ गवर्नर में निहित होती हैं जो मंत्रिमंडल में होती हैं। क्या? अगर मंत्रिमंडल नहीं है तो गवर्नर सारी पावर्स इंजॉय करता है, राइट?
और संविधान तो ये कहता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रासाद तक पद पर रहेंगे। प्रासाद पर्यंत ये शब्द लिखा है संविधान के हिंदी अनुवाद में। क्या? गवर्नर के प्लेजर पर मुख्यमंत्री है, यानी गवर्नर से ज्यादा मुख्यमंत्री ज्यादा पावर्स है ना गवर्नर के पास। फिर मुख्यमंत्री का नियोक्ता गवर्नर है, प्रधानमंत्री का नियोक्ता भारत का राष्ट्रपति है जी। तो गवर्नर तो वहां है, ऐसा तो नहीं कि गवर्नर केदारनाथ चले गए और समाधि में निकल गया वो। मैं वही तो पूछ रहा हूं आलोक जी, कहां है गवर्नर साहब? सर ये तो सर की बात है ही, मैं तो बिल्कुल इस हिंसा से मैं सहमत नहीं हूं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं मैं सहमत नहीं हूं, और आपके पास जब मैं आया था मैं तब भी कहा था कि बंगाल की फिजाओं में डर है। बंगाल में आप पहुंच जाइए, और एनालिस्ट होने के नाते मैं उस हवा को महसूस कर पा रहा था, लोगों के चेहरों में उस डर को महसूस कर पा रहा था। आपको मैंने कहा भी था सर कि बंगाल की हवा में मुझे डर महसूस होता है। तो वो डर और उनका तांडव दोनों इस समय दिखाई दे रहा है। और अगर विधि, रूल ऑफ लॉ अगर असहाय है, एक दिन के लिए भी असहाय है, तो फेलियर ऑफ द भारत सरकार, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, फेलियर ऑफ द नरेंद्र मोदी सरकार, फेलियर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन वेस्ट बंगाल। एक दिन भी अगर आप उसका, मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि 4 मई आखिरी दिन होना चाहिए, उसके बाद कोई हिंसा ना हो। ये ड्यूटी बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री को दी है। 4 मई वो नया सवेरा होना चाहिए। इसमें 50 साल की हिंसा, 1911 से हिंसा, मैं किसी भी लॉजिक को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं एक सेकंड भी समय नहीं देना चाहता बंगाल बीजेपी को, गवर्नर साहब को किसी एक हिंसा के लिए मौका नहीं होना चाहिए। क्या भारत के पास इतने सुरक्षा बल, इतनी शक्ति नहीं है कि बंगाल का वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके? अगर नहीं है तो फिर हमारे लोकतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के लिए मैं खुद शर्मिंदा हूं। द वर्ड इज शर्मिंदा। अगर हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, लॉजिक देते हैं कि 50 साल से हिंसा चल रही है, इस कुतर्क को मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। 50 साल से हिंसा चल रही, इसीलिए आपको चुना। ठीक बात आलोक जी, मैं रुकना होगा। निर्मल कौर जी, जिस फोर्स के जरिए हमने मतलब भारत ने बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराया विदाउट एनी मर्डर, क्या विदाउट एनी बमबाजी। बंगाल में बमबाजी उतना ही आसान है जितना हिंदुस्तान के अन्य सूबों में बिटिया के ब्याह में बतासे फेंके जाते हैं ना, वैसे वो लोग बम फेंकते हैं चुनाव में, सटासट दोनों हाथों से, है ना। वो बंगाल का कल्चर है, मैंने देखा। जब हम ऐसा करा सकते हैं तो चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा कैसे हो गई? वो फोर्स कहां गई? उसके बंदूकें कहां हैं? जब हम वोट करा सकते हैं, ईवीएम लूटने से बचा सकते हैं, 4 तारीख निपटी और 8 लोग मार दिए गए, क्या कहीं कोई शिथिलता देख रही हैं आप? नहीं, बात ऐसी है कि वो तो सब ऐसे पॉइंट थे जो जहां पे हिस्सा एक्सपेक्टेड थी और कवर्ड थी। जैसे चाहे वो जहां बूथ रखने के बूथ हो, चुनाव होने की जगह हो, जहां कोई सेफ हाउसेस बने हो, बैलेट बॉक्सेस रखने के, ईवीएम्स रखने के, वो सब जगह थी। हर जगह पुलिस की प्रत्युक्ति थी। पर 24 घंटे हर आदमी के साथ, मतलब ये एक बहुत ही अप्रत्याशित रहा होगा कि इस तरह पीए की हत्या की जाएगी। और की इसलिए गई है कि एक ऐसा संदेश दिया जाए कि बेशक आप चुनाव जीत गए हैं, परंतु हम जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जो कांड चाहेंगे, जो हिस्सा चाहेंगे कर देंगे। और इसीलिए इस समय ऐसा कड़ा एक्शन होना चाहिए। जो भी सुराग मिले हैं, हत्यारों को पकड़ के, और हत्यारों के आकाओं को भी। देखिए, सुपारी दी गई, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, ये बहुत ही प्रोफेशनल किलर है, सुपारी देके कराए गए हैं। परंतु सुपारी किसने दी? बहुत लंबी कहीं हाथ जाते हैं, बहुत लेयर्स होती हैं। अगर मुझे सुपारी देनी है, मैं डायरेक्टली नहीं दूंगी, दूसरी या तीसरी या चौथी या 5वीं या 7वीं लेयर में। जितना बड़ा आदमी है उतनी लेयर्स बीच में क्रिएट करता है। तो अभी ऐसा होगा कि जो आकाश सबसे ऊपर वाला है वहां तक अनुसंधान लेके जाना होगा। और जब तक आप टॉप के आदमी को नहीं पकड़ेंगे, नीचे ये आप थोड़े बहुत इधर पकड़ लेंगे कि गोली इसने चलाई, कार का चैसी नंबर इसने बिठाया, झूठी प्लेट इसने लगाई, वो तो सब कारिंदे हैं नीचे के, वो प्यादे हैं। प्यादों को भी पकड़िए, वो तो जरूरी है, प्यादों को पकड़ के ही आप ऊपर जा पाइएगा। पर जो राजा हैं, बादशाह हैं, जो ऊपर वाले हैं,
कितनी भी लेयर से वो ढके हुए हैं, कितने भी उन्होंने अपने बचने के रास्ते बनाए हैं, किसी किसी के माध्यम से गए हैं, सभी माध्यमों से ऊपर जाते हुए तहकीकात ऐसी हो कि जो सबसे बड़ा आका है, चाहे वो कोई भी हो, और जैसा कि बीजेपी वाले तो डायरेक्ट आक्षेप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के द्वारा ये सुपारी दी गई है, उन्हीं का कांड है, कहीं तक भी जाए ये तो देखिए अनुसंधान का विषय है, किसने दी किसने दी, अभी आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है। और परंतु बात यह है कि अगर लाइकली है, जो भी लाइकलीहुड है, और वहां तक अगर कोई भी एविडेंस से आदमी वहां तक पहुंचता है, प्रमाण से पुलिस पहुंचता है, उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी ऐसी एग्जाम्पलरी सजा दी जाए, जो कि मतलब ऐसा नहीं किया जाए कि छोड़ दिया जाए, 10 साल रखा वहां और उसके बाद अपने आप जमानत होगी। बहुत सारी क्रिमिनल केसेस में हम देखते हैं, सब कुछ होने के बाद भी फाइनली वो जमानत ठीक कह रहे हैं निर्मल जी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस में हमने देखा अपने अनुभव से कि 4-6 चिंटू पकड़ लिए जाते हैं, क्या उनको कपड़ा मुंह पे बांध के प्रेस के सामने घुमा दिया जाता, फोटो हो जाती, उसके बाद वो चिंटू कहीं जेल में चले जाते हैं, उनकी वहां खातिर खुशामद होती रहती है, 2-4-6 महीने बाद लोग भूल जाते हैं, जमानत करा के उनसे कहा जाता है बेटा नेपाल चले जाओ, क्या इधर न देखना। ऐसा मैंने बहुत देखा, मैं सब घाट घाट का पानी पी चुका हूं, इसलिए हमको ऐसे ऐसे करके कोई बात समझ नहीं आती, हमको सीधी सपाट बात समझ में आती है। ऐसा भी हो सकता है कि 4-6 लड़के पकड़ के बोले मिल गए और उनसे कहो कि भाई कबूल करो कि हाँ हमने मारा, बाकी हम देख लेंगे। मुझे किसी ने कहा, मैंने उसको चेक नहीं किया, कि ये जो चंद्रनाथ था ये भवानीपुर के उस काउंटिंग सेंटर पर शुभेंदु अधिकारी का चुनाव अभिकर्ता भी था, और जब ममता जी वहां गई वहां काउंटिंग सेंटर पर, अशोक जी सुनिएगा, तो ममता जी चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन काउंटिंग सेंटर का प्रोटोकॉल में चीफ मिनिस्टर नहीं आता, चीफ मिनिस्टर भी अंदर जा सकता है, उसके लिए कार्ड चाहिए, ठीक, या तो प्रतिनिधि जाएगा या प्रत्याशी जाएगा, बाकी कोई नहीं। ममता जी कार्ड कैरी नहीं कर रही थी, इस व्यक्ति ने रोका और आपत्ति जताई कि ये नहीं जा सकती है अंदर, काउंटिंग रोको। वो बात अखर गई कि इच्छा, इतनी हिम्मत हो गई, इतनी औकात हो गई कि हमें रोकोगे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। खैर ऐसा ना हो या हो, इससे भी उस घटना की गंभीरता नहीं होती। एक घटना ऐसी ही बहुत पहले उत्तर प्रदेश में भी घटी थी, किसी एजेंट ने किसी बहुत बड़े राजनेता को रोक दिया था, उस वक्त वो राजनेता बड़ा नहीं था, रोक दिया था, तो फिर बड़ा दर्दनाक प्रसंग आया था, मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता। तो ये भी हो सकता है कि ममता जी को रोका हो, उस कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हुई हो। लेकिन खैर अशोक यादव जी, मैं फिर वहीं पर आता हूं कि बंगाल में हिंसा का चरित्र रहा है। जैसे सड़क के दुर्घटना के स्थान चिन्हित होते हैं, जिनको हम लोग ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स से कहा जाता है उनकी लिस्टिंग करो भाई, वैसे ही सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ब्लैक स्पॉट है। बंगाल में पता है कि कब कब कहां कहां ज्यादा हिंसा होती है। वहां अगर सतर्कता पूरी बरती जाती तो शायद 8-7-8 लोग नहीं मारे जाते जो मार दिए गए, परिणाम आने से लेके आज तक। अभी शपथ में 2 दिन बाकी हैं। अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, हकीकत ये है कि पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं, भगवान राम का नाम लेकर के, जिस तरह उत्पात, हिंसा, तोड़फोड़, जेसीबी लेकर के और आगजनी कर रहे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को इसी तरह से दिवाली में जैसे पटाखे जलाते हैं ना एंजॉयमेंट के लिए, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत भगवान राम के नाम से क्या समस्या है आपको? जी, भगवान राम के नाम से ममता जी को भी समस्या थी, वो भी गाड़ी से उतर आती थी, बोले इतना है, हमारे सामने भगवान राम बोलता है, आपको भी वैसी तकलीफ है यार, क्या बात कर रहे हो? देखिए अमिताभ जी, भगवान राम का नाम ना श्रद्धा से लिया जाता है और हाथ जोड़ के इसे लिया जाता है। भगवान राम का नाम लेकर के तलवार लेकर किसी गर्दन अगर काट देंगे तो भगवान राम को सम्मान देना हुआ। भगवान राम का नाम लेकर किसी की दुकान जला देंगे, तो भाजपा का आदमी मारा गया, आप गर्दन काट दे रहे, किसकी कट गई गर्दन? भगवान राम को सम्मान देने का तरीका कैसा है भाई, कि भगवान राम का नाम लेके किसी की हत्या कर दो, भगवान राम का नाम लेके किसी की दुकान जला दो, भगवान राम का नाम लेके किसी की मॉब लिंचिंग कर दो। व्हाट इज दिस इज द वे? ये तरीका है भगवान राम को सम्मान देने का भाजपा का? ये तो भगवान राम का नाम मटिया मीट कर रहे हैं सब। और जहां तक बात हिंसा की है,
आप बहुत सही बात कहा, लगातार आप टोक रहे हैं कि अगर वहां पर पावर ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपने कहा, जो बताया आपने मोडस ऑपरेंडी वहां के प्रशासन का या सरकार का काम करने का क्या होता है, उसके तहत भाजपा के लोग बच नहीं सकते। ये हिंसा ममता दीदी की वजह से हुई, आप शासन सही करने में 5 साल का समय लगेगा। जैसे मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री, कोई भी असफलता होती है उनमें नेहरू जी जिम्मेदार थे। अब भाजपा आएगी तो 5 साल ममता बनर्जी के शासन पोसेगी, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से खुली छूट उनको मिली सड़कों पर हिंसा करने की, ये किसकी वजह से मिली भाई? ये किसकी वजह से हिंसा कर रहे हो लोग? देखिए, अगर आप जंगल में आग लगाएंगे ना तो कहीं ना कहीं अपना घोंसला भी जलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं राजनीति में, अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी का मानना है कि हिंसा का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारा वैचारिक विरोध, मैं आपके चैनल पर कई बार बोला कि हमारा विरोध वैचारिक होता है, हम तलवार लेके विरोध नहीं करते भाई। और इस तरह का जो तलवार लेकर के विरोध, और निर्मल जी ने अभी कहा कि जो कुछ सुरभैये लोग पकड़ लिए जाते हैं। आपको मैं छोटा प्रसंग बताऊंगा 30 सेकंड में। हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी खुली है, सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी। उसमें आपने देखा होगा एक बाबू 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने पकड़ा, और जिसने पकड़वाया और डिग्री कॉलेज का मैनेजर भी था साथ में। और बाबू ने कहा ऑन कैमरा कि रजिस्ट्रार के कहने पर मैंने 50,000 रुपए लिए, टोटल डील 3 लाख में थी, और बाबू निपट गया। रजिस्ट्रार साहब के ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो सरकार वही योगी सरकार है, भ्रष्टाचार को बचा। ठीक है अशोक जी, ठीक है। अशोक जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मानती कि हिंसा में, लोकतंत्र में हिंसा कोई स्थान नहीं। इस वक्तव्य का जितना दुरुपयोग भारत में हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। कसम सच्ची कह रहे। अरे हम आज से देख रहे हैं क्या? अब नाम लेंगे तो कटुता हो जाएगी। कैसे कैसे कांड कर दिए, दे सटासट गोली, बिल्कुल कार्बाइन खींच के पता लगा 150 राउंड फायर एक ही झटके में। ऐसा ला वो क्या होता है, कौन सी वाली मशीन गन, क्या वो अहिंसा का नर्तन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी ये तो अभी शांति आई है, वरना रॉकेट लॉन्चर और सब तो उत्तर प्रदेश में भी थे। वहां के कोई कम हिंसा प्रेमी लोग रहते थे, बहुत हिंसा होते थे। लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि चलो ठीक है कि हम मानते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के स्थान नहीं होता। तो फिर तो ये अतीक और मुख्तार, ये सत्यनारायण कथा कहने वाले या गौतम बुद्ध के अनुयायी माने जाएंगे। ये भाई साहब केवल खाते भी सफ़ेद कबूतर थे, ग्रे कलर कबूतर भी नहीं खाया, इतने शांति प्रेमी थे। कबूतर भी बनवाते थे तो कहते सफ़ेद लाओ, क्योंकि हम शांति प्रेमी हैं। अतीक मुख्तार। खैर मिश्रा जी, जब बड़ी जिम्मेदारी आए और बड़ी जीत आए, क्या अब ये आपकी ढिलाई है, मैं ढिलाई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपको सुनना पड़ रहा है विरोधियों से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा कर रहे हैं, मारा भी आपका आदमी जा रहा है, और कटघरे में भी आप खड़े हो रहे हो। ये आपकी ढिलाई है। अशोक यादव क्या कह रहे थे अभी, और मैं काय को खंडन करूं, आप करो। मर भाजपा का आदमी रहा है, घोषित भाजपा का आदमी मर रहा है, लेकिन आप बोले देखिए हम तो भाई सबको लेके चलने वाले लोग हैं, दिस करेंगे दैट करेंगे, धीरे धीरे हौले हौले हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए हैं, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए, सियावर रामचंद्र की जय। क्या आप ये रिटोरिक बता रहे हैं मिश्रा जी? नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपने जो भी आपने इस डिबेट में आपने जो भी शब्द कहे हैं, मुझे बिल्कुल लगता है जो कि ठीक है, अच्छी बात है इसमें, क्योंकि ये आपका बिल्कुल मुझे लगता है जो कि विश्लेषण बहुत ऐसे व्यक्ति देख रहे होंगे। और मुझे लगता है जो कि जहां तक बात है पश्चिम बंगाल के अंदर में, तो पश्चिम बंगाल के अंदर में ये चीज जरूर है जो कि 4 मई को रिजल्ट आया है और आज 7 मई है। कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो अप्रत्याशित है, जिसको मुझे लगता है जो कि कल डीजीपी जी के बयान को भी हमने सुनना चाहिए। हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं वहां पर उन्होंने ये भी कहा है जो कि इस तरह की घटना, जिस तरह से उसमें जो जुलूस विजय यात्रा की जहां तक बात हो रही है, उसमें हमें लगता है जो कि कुछ ऐसी घटनाएं को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण विजय यात्रा रही है।
लेकिन जो घटना रात में घटी है ये मुझे लगता है अप्रत्याशित है और ये योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं किया गया है। मैं ठीक है आप कह रहे हैं जो कि ये चीज इस पर जल्दी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूं जो कि जैसे अनुसंधान का विषय अभी हमारे पूर्व डीजीपी अभी कह रही थी, अनुसंधान का विषय है, जो भी होगा इसमें तो कोई बक्सा नहीं जाएगा। मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ कि बक्सा जाएगा, इसमें 2-4-6 महीने लगेंगे। हाँ, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जैसे हमने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया, वो 2 चरणों में कराया, वहां पर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं जो कि पोस्टपोल अगर वायलेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि उस जिम्मेदारी को भी हमें निभाना चाहिए, जिस जिम्मेदारी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें 2-4-5 ऐसी मृत्यु भी हुई है, दुखदायी मृत्यु हुई है, जो नहीं होना चाहिए था। इस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, इसमें और गुंजाइश हो सकती थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात, अशोक जी जो कह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है जो कि मक्कारी के सरदार, चोर मक्कारी के सरदार जाकर के एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। यही वो उत्तर प्रदेश था जब इनकी सरकार हुआ करती थी तो दंगाइयों का प्रदेश हुआ करता था, 700 से 800 दंगे हुआ करते थे। तो मैं ये चीज नहीं कहना चाहता हूं जो कि हाँ वहां पर उन्होंने जनादेश दिया और उसको हम हल्की तरीके से ले रहे हैं, हम बिल्कुल संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। और मुझे लगता है जो कि आगे आने वाला समय पूर्ण जिम्मेदारी के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कहीं कोई वायलेंस अभी अगर होता है तो वो हमारे लिए दोनों को दिखाइए, अशोक जी को और मिश्रा जी को खुला छूट दिए दंगाइयों को हिंसा करने की। 4 मई के बाद आपके लोग, आपकी पार्टी के लोग खुलेआम सड़कों पर। कौन है? कोई भाजपा का कार्य करता है क्या? भाजपा का कार्य करता है क्या? आप इसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, सड़कों पर जिस तरह आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, आप उनका संरक्षण मिल रहा है, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। आप लोग हिंसा नहीं, भाजपा के लोग हैं वो जो दंगाई है, जो बदमाशी कर रहे हैं, वो क्या भाजपा के भाजपा का ऑथेंटिकेट कर रहे हैं क्या? भाजपा के ऑथेंटिकेट आप लोकतंत्र की हिंसा, आपने अभी लोकतंत्र की छाती को छलनी किया, आपने संविधान की छाती को छलनी किया, आपने विजय को एंजॉय किया और विजय को एंजॉय करना हिंसा करा करके वायलेंस करके हिंसा आप एंजॉय करेंगे। आप सही बात कर रहे हैं, जुलूस आप अपने कार्यकर्ताओं का देख रहे हैं क्या कर रहे हैं सब। आपके कार्यकर्ता जय श्री राम, भगवान राम का नाम खराब कर रहे हैं, उनका नाम लेकर के लोगों को मार रहे हैं, लोगों की दुकानें जला रहे हैं, लोगों की दुकानें गिरा दे रहे हैं, लूट मार मचा हुए हैं। ये भगवान राम का नाम लेकर के आप लोग कर रहे हैं। अरे भगवान राम को क्यों अपने कीचड़ में कीचड़ से सारा बोल कर रहे भैया? भगवान राम को कीचड़ लगाइए, मैं नहीं कर रहा हूँ। भगवान राम सत्य है, वो आपके हथियार नहीं है भगवान राम। जिस तरह से आप हथियार लेकर के भगवान राम को लेकर के सड़कों पर हिंसा कर रहे भैया, भगवान राम को नाम मत खराब करिए। भगवान राम सत्य है, भगवान राम पूरे विश्व के हैं, जितने आपके उतने हमारे हैं। लेकिन भगवान राम का नाम लेकर के आप बंगाल में आग लगा रहे हो, लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं आपके लोगों के घर को गिरा रहे, दुकानें तोड़ रहे, जेसीबी से टीएमसी के कारण तोड़ दिया गया। ये क्या तरीका भाई? नहीं, धर्म के आधार पर आप लोग देख देख के लोग तोड़ रहे हैं कि ना तोड़ रहे हैं? बताइए। लड्डू मिठाई बंटवाइए, हिंसा क्यों बंटवा रहे हैं? हिंसा क्यों करवा रहे हैं सड़कों पर आप लोग? विजय में इतना आप लोग विजय का घमंड हो गया कि हिंसा करवाएंगे सड़कों पर। आपके लोग हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सड़कों पर? वीडियो देखिए, यूट्यूब देखिए, समाचार देखिए। भाजपा का कोई भाई नहीं है। क्या तरीका है रमाकांत जी? नहीं, गलत बिल्कुल। भाजपा के लोग वहां पर तांडव मचाए हुए हैं भाई साहब। भाजपा गमछा लेकर के उत्पात मचा रहे हैं। भाजपा का गमछा लेकर के उत्पात मचा रहे हैं, भाजपा का झंडा लेकर के उत्पात। भाजपा का कार्यकर्ता होगा क्या कोई अगर गमछा लहराएगा तो? जय श्री राम का नारा लेगा तो कोई भाजपा का कार्यकर्ता हो गया? इस चीज अरे टीवी में आप देखिए, दिख जाएंगे, आप पहचान लोगे अपने लोगों को। आप लोग अपने लोगों को पहचान जाओगे, आप मत बताइए। लेकिन वो आप ही के लोग सड़कों पर हिंसा मचा रहे 4 मई के बाद। 4 मई के बाद विजय का घमंड इतना हो गया भाई साहब। 4 मई के बाद विजय का इतना अहंकार हो गया आप लोगों को, समाजवादी पार्टी का समय मतवाला हाथी हो गए हैं सबको रंग के। मतवाला हाथी जो है नहीं बनते हैं। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, मतवाला हाथी मत बनिए। ये जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। आज आपके पास विजय श्री आ गई, आप मतवाला हाथी बने हैं।
सबको रौंद देंगे, सारी संस्थाओं को रौंद देंगे। ऐसा मत करिए। वाजपेयी जी ने कहा था सरकारें आती जाती रहती है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। लोकतंत्र को जिंदा रखिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, लोकतंत्र को जिंदा रखिए। लेकिन आज की भाजपा मोदी की भाजपा का ये थीम है कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा, सरकार जिंदा रहना चाहिए। आप दंगा करेंगे, वाजपेयी जी ने क्या कहा, मोदी की भाजपा क्या हौसला करेगी? देंगे, वहां पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, मिश्रा जी को भी, अशोक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि इतने बड़े जनादेश के बाद, इतने शांतिपूर्ण चुनाव के बाद ये स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। यह हम सबके लिए सामूहिक शर्म का विषय है। जिनको चुनाव लड़ना है वो अलग अलग बातें कहेंगे, लेकिन देश के उसमें परिप्रेक्ष्य में खड़े होकर सोचिएगा तो ये शर्मनाक है। हमने सारा चुनाव इसी पर केंद्रित किया कि अराजकता स्वीकार्य नहीं होगी। जनता ने हमारी बात पर भरोसा, बाबा मिश्रा जी आपकी बात पर भरोसा किया कि आप सबको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। वहां गुंडे छाती पर चढ़ के गोली मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं समाजवादी पार्टी की और तृणमूल के उस विचारधारा से भी कभी सहमत नहीं रहा कि जिनको राम से ही एलर्जी है। अशोक जी के तो छोड़ो, ममता जी तो मुख्यमंत्री रहती हुई गाड़ी से कूद पड़ी थी, जय श्री राम का नारा लगा और 10 मिनट चिल्लाई, बोली मैं तुम्हारी चमड़ी उधड़वा दूंगी, चमड़ी उधड़वा दूंगी। अभी जय श्री राम बोलते हो हमारे सामने। बताइए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा भी नेता हो सकता है जिसको जय श्री राम से इतनी एलर्जी हो? और मंच पर ला इलाहा इल्लल्लाह करती थी वो, अल्लाह की और कसम देती थी लोगों को, लेकिन जय श्री राम से उनको नफरत है। यह भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। जनता बहुत देर से समझी, लेकिन समझी, अच्छा किया। भारत में ऐसे राजनेताओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए जिनको राम से नफरत हो, राम से घृणा हो, राम से अस्पृश्यता हो, जो चरारे शरीफ से लेके और करारे शरीफ तक सब जगह जाएं टोकरी लेकर, लेकिन अयोध्या नहीं जाएं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाबर की मकबरे तक हुआ है 3-3 बार, 3 पीढ़ियां बाबर के मकबरे पर सजदा कराई, अगरबत्ती और बताशा और लोबान चढ़ाई, वो भी अयोध्या नहीं गई। और अशोक जी कह रहे कि जय श्री राम का नारा लग रहा है। क्या बुराई है जय श्री राम का नारा लगने में? अल्लाह अकबर में आपको समस्या नहीं है ना? जय श्री राम में एकदम गुड़गुड़ होने लगेगी पेट में। बोले बताइए, कानून विरोधी काम हो रहा है, जय श्री राम बोल रहे हैं लोग। कभी आपने ये कहा कि मालदा में, मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में ये क्या अल्लाह अकबर का नारा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? आपने ममता बनर्जी से कभी सवाल पूछा क्या, समाजवादी पार्टी उनकी सहयोगी होने के नाते, कि ममता जी आपने मंच से, माइक से ये क्यों कहा कि काफिरों को वोट मत देना, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा? आपने पूछा? ऐसा लंगड़ा लूला सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। ऐसे सेकुलरिज्म को धोने में रखो और उसके ऊपर एक दीपक जलाओ और गढ़गंगा में प्रवाहित कर दो। ऐसा सेकुलरिज्म ना ओढ़ने का, ना बिछाने का, ना लीपने का, ना पोतने का। यह फर्जी सेकुलरिज्म है, ये स्वीकार्य नहीं होगा और लोगों को हो भी नहीं रहा है। लेकिन फिर मैं अंत में एक बात कहूंगा मिश्रा जी आपसे, जितनी छाती ठोक कर जनादेश मांगा है उतनी ही छाती ठोक कर काम करके दिखाइए। गोल गोल बातें मत करिए। देखेंगे, करेंगे, आएंगे, जाएंगे, भाई जी, चाचा जी, फूफा जी, ये जी जी मत करिए। ये ढीली ढीली बातों के लिए वोट नहीं दिया आपको, और आपने मांगा भी नहीं था ढीली। जब आप मंच पर जाते थे तो आप लगता था राणा प्रताप हो क्या?
तब तो आप राणा प्रताप और राणा सांगा से नीची टोन में बात ही नहीं किए पूरे इलेक्शन, और किए हो तो हामी भरवा दो इनसे। ये मनीष तो आप ही की तरफ के विचार वाले हैं। तब तो एक मूछ पर एक हाथ यूं, और राणा प्रताप काट देंगे, मार देंगे, पलट देंगे, धरती उलट देंगे, हिमालय का चूर्ण बना देंगे लवण भास्कर। क्या इससे नीचे तो आपने बात की नहीं भगवान नाम लेके। घर में घुस के ममता को सीधा कर देंगे, लोग भरोसा कर लिए, बोले ममता को सीधा कर देंगे, इन्हीं के पीछे चलो। क्या अब सीधे अभिषेक नहीं हो पा रहे, और मनीष गुप्ता को लगा दिया, बोले आप कहो कि नहीं सब हो जाएगा। इनकी बात कैसे मान लेगा कोई? इनकी बात के क्या वजन है? कोई नहीं वजन नहीं। आप मुझे बताओ ना, आपने ये कहा ना कि सारे कष्टों की एक दवा है, एक बार सरकार में बैठाइए, फिर देखिए 4 तारीख को दोपहर से क्या होता है। क्या तो जब आपने 4 तारीख दोपहर का टाइम दिया था, तो ये या तो फिर आप ये कहते हैं हमको जिताओ चुनाव, 6 महीने बाद हम कुछ रिजल्ट देंगे, तो हम सोचते कि जिताएंगे नहीं जिताएं, बंगाल सोचता। तब तो आपने घड़ी देखी, बोले 4 तारीख को 12 बजे, उधर अभिषेक कह रहा 12 बजे, इधर आप भी कह रहे थे घड़ी दिखा के 4 तारीख को 12 बजे लिख लो। लोगों ने लिख लिया। अब उनकी छाती में गोली पड़ रही। मैं फिर कहता हूं 2014 से बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है 2026 का बंगाल का जनादेश। उसका उसी तरीके से सम्मान करिए। गुड्डे गुड़ियों का चुनाव नहीं है मित्र। ये भारत के सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है पिछले 100 सालों में बंगाल में जो हुआ है। इसका सम्मान नहीं रहा मिश्रा जी, तो लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ध्यान रखिएगा। आपके हीला हवाली में बंगाल के आदमी, आम आदमी का मन अगर टूट गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हम निर्भय बंगाल चाहते हैं, इसलिए वोट दिया है। हम रामकृष्ण परमहंस का बंगाल चाहते हैं, विवेकानंद का बंगाल चाहते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु का बंगाल चाहते हैं, हम राजा राममोहन राय का बंगाल चाहते हैं, हम भगवती महाकाली का बंगाल चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की वाणी वहीं से फूटी। अद्भुत अवतार। वहां हिंसा, गली गली हिंसा हो रही। जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। और एक बात और कह दूं, निर्मल जी भी मेरी बात से सहमत होंगी मन में। कुछ चीजें लिखी हैं संविधान में, अशोक जी, मिश्रा जी, कुछ चीजें संविधान में परंपराओं से हैं, वो लिखी नहीं है, बट वो भी लिखे जितना ही महत्व रखती हैं। आलोक पांडे भी सहमत होंगे, वो बच्चों को पढ़ाते हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं। उसमें एक ये भी है कि जो बहुमत में आ गया दल, उसका अध्यक्ष या उसका वो नेता जिसको मानकर चला जा रहा है कि ये सरकार हेड करेगा कल परसों नरसों, उसके पास ये परंपरागत भारत की प्रक्रिया है कि वो चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुला सकता है, डीजीपी को भी बुला सकता है, क्या? और कह सकता है भाई क्या हो रहा है देखिए जरा, है? निर्मल जी गलत तो नहीं कह रहा? मेरे पास ऐसा एक उदाहरण है, इसलिए मैंने ये बात कही। मिश्रा जी, ऐसा होता है, मेरे उत्तर प्रदेश में ही हुआ। कहिए तो उदाहरण बता दूं। मायावती, अशोक जी सुने जाओ, आपके काम का है। मायावती की सरकार जब गई और मुलायम सिंह की सरकार आई, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्साह में दलितों के तमाम झोपड़े फूंक दिए। अशोक जी, आप लोग भी कम कलाकार तो है नहीं, ये आप बराबर कहते हो कि लोकतंत्र में हिंसा के स्थान नहीं, लेकिन दलितों के झोपड़े फूंक दिया आपने। क्या? मुलायम सिंह बैठे बैठे टीवी पे देख रहे, उन्होंने डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी दोनों को अपनी कोठी बुलवाया। बोले क्या कर रहे हो भैया, हमको परसों शपथ दिलानी है इसको, अखिलेश को। क्या माहौल बना उत्तर प्रदेश में? वो भी कह सकते थे फूंक दो हैं, अभी हमने शपथ थोड़ी ली, नहीं ना।
शपथ एक तकनीकी व्यवस्था है ना। शासन को भी मालूम है कि आप सत्ता में आ रहे हो, प्रशासन को भी मालूम है आप सत्ता में आ रहे हो। और मैंने तो ये देखा कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी स्तर के अधिकारी ये जो जीत का जनादेश लेके आता है उसके यहां गुलदस्ता लेके प्रोटोकॉल में मिलने भी जाते हैं। ये कोई नई बात देख रहे हैं क्या हम? अटल जी जब सरकार में पहली बार आए थे तो कैबिनेट सेक्रेटरी उनसे मिलने आए थे, तब तक तो उनको चिट्ठी नहीं मिली थी, लेकिन एक सेंस बना कि अटल जी बनेंगे, ठीक। तो कैबिनेट सेक्रेटरी आए, पूछा कि क्या व्यवस्था चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। मिश्रा जी ऐसा होता है ना। और जब शपथ होती है ना मिश्रा जी, ये भी समझ लो आप लोग, शपथ कब मानी जाती जब दस्तखत कर दो रजिस्टर पे, ठीक ना आलोक पांडे, यही ना। उससे पहले शपथ की तैयारियों में शपथ लेने सरकार में आने वाली पार्टी के बड़े नेताओं से सारे अधिकारी मिलते हैं कि नहीं मिलते? निर्मल जी मिलते हैं जाके। सर रूट कहाँ से लगे, कितने प्रोटोकॉल ऑफिसर्स चाहिए, कहाँ रहेगा, एयरपोर्ट से कौन आएगा, प्राइवेट जेट से कौन आएगा, किसकी क्या व्यवस्था करनी है, किस होटल में रुकवाना है, ये होता है निर्मल जी कि नहीं होता है? सम्राट चौधरी जब शपथ लिए थे तो 20 सरकारी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रोटोकॉल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे क्या? अब बिहार शासन के तीनों बड़े अधिकारी सम्राट चौधरी के घर गए थे समझने कि कैसी शपथ चाहते हो, बता दो भैया। बालूशाही रखें कि बूंदी के लड्डू रखें कि रसमलाई रखें कि समोसा रखें, कचौड़ी, ये होता है मिश्रा जी। ऐसा नहीं होता कि जब हम शपथ ले लेंगे फिर एक कप कॉफी पिएंगे उसके बाद ही हमारे हाथ पावर आएगी ना। ये भारत का लोकतंत्र है, इसकी सबसे अद्भुत बात यही है। एक बार गुजराल साहब ने हमसे कहा था कि भारत के लोकतंत्र में 100 खामियां आप गिना सकते हो, लेकिन एक अद्भुत तत्व तो है कि सत्ता का हस्तांतरण यहां बहुत स्मूथली होता है। ममता बनर्जी ने उसमें थोड़ा व्यवधान डाला है, अन्यथा भारत में कभी हुआ ही नहीं सत्ता हस्तांतरण में कोई चाव चाव। इंदिरा जी के समय में भी नहीं हुआ सत्ता हस्तांतरण। ये जस की तस धर दिन चदरिया के भाव में होता है भारत, और सब अधिकारियों को पता रहता है। अगर शुभेंदु अधिकारी या बंगाल भाजपा अध्यक्ष मोबाइल पर चीफ सेक्रेटरी को कुछ कहते तो वो ये नहीं कहते कौन बोल रहे हो, नहीं। ये डीजीपी को कुछ कहें तो डीजीपी ये नहीं कह सकता कौन बोल रहे हो, कौन शुभेंदु, नहीं। निर्मल जी ऐसा तो नहीं कह सकते ना, वो भी अखबार पढ़ रहे हैं, वो भी टीवी देख रहे हैं, बहुआ तो है नहीं मिश्रा जी। हम ही लोग कहीं फोन कर देते तो थोड़ा बहुत लिहाज कर लेते हैं, फिर आप लोग तो जीत के आए हो, जीत के आए हो उस भाव को बना के रखिए। और नहीं तो अखिलेश जी ने कह दिया कि ममता जी हारी नहीं है, फिर आप कहोगे लो। वो बंगाल गए ये कहने के लिए कि ममता जी आप हारी नहीं हो, और यह भी पक्का हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश का परिणाम कुछ सपा के लिए बहुत शुभ नहीं रहा तो ममता जी भी आएंगी ये कहने के लिए कि तुम हारे नहीं हो। भाई ये तो रेसिप्रोकल मामला है, लेकिन हाथ से बोध अलग। बंगाल हिंसा से मुक्त होना चाहिए हर सूरत में, और उसके लिए कोई कीमत बड़ी नहीं, जो कीमत चुकानी हो चुकाई जाए, जितने बड़े व्यक्ति को जेल में डालना हो डाला जाए, लेकिन बंगाल की गलियां शांत होनी चाहिए। वहां विजय का जुलूस तो निकले, वहां गोलियां नहीं चलनी चाहिए। और यह भी बहुत विचित्र बात है कि जो लोग कहते हैं विजय जुलूस ना निकले, ये शासन की अकर्मण्यता, और आप लोकतंत्र के उत्सव पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आप विजय जुलूस क्यों नहीं निकलवा सकते? इससे बड़ा कोई अवसर होता है क्या? नहीं ना। बोलो जी फलाने को बुरा लग जाएगा, फलाने को बुरा लग जाएगा, कोई तर्क हुआ? ये वैसे ही तर्क है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट का मैच जीता मिश्रा जी, क्या? और प्रशासन और सरकार शासन ने कहा कि जुलूस मत निकालना, और निकालो भी तो मस्जिद वाले इलाके से मत ले जाना। क्यों भाई, मस्जिद वाले इलाके से क्या लेना देना इस बात का, क्यों नहीं ले जाए? क्या
बोले नहीं ले जाओगे तो पथराव होगा। बोले संवेदनशील इलाका है। संवेदनशील इलाका क्या होता है? इलाका बांटेंगे। बोले यहां खुशी मना सकते हो, यहां नहीं मना सकते। क्यों? बंगाल को संपूर्ण रूप से भयमुक्त करिए मिश्रा जी, यही अनुरोध है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।